हाँ तो बच्चों, आज से हम सेशन 2023-24 की क्लास 12 की अकाउंटेंसी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, मेरे चैनल पर आपको टीएस ग्रेवाल की तीनों वॉल्यूम का कंप्लीट सॉल्यूशन और थ्योरी का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जिसमें पहली वॉल्यूम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसमें टोटल 7 चैप्टर्स हैं। पहला है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। तो आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मैं आपको पहले इसका बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद इसके सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको सारा कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैनल पर पूरा अवेल हो जाएगा। आपको मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है। देखिए, पार्टनरशिप का जनरल मीनिंग तो आप जानते हैं। पार्टनरशिप मतलब साझेदारी, जब दो या दो से अधिक लोग कोई बिजनेस करते हैं प्रॉफिट मोटिव से, तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। लेकिन हम ये जो डेफिनेशन समझ रहे हैं, ये है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। देखिए, पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप फर्म्स को रेगुलेट करने के लिए सरकार द्वारा बनाया गया एक्ट है। इस एक्ट में वो सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए हैं जो कि पार्टनरशिप फर्म्स को फॉलो करने होते हैं। तो उसी एक्ट में ये डेफिनेशन भी दी हुई है। तो ये डेफिनेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में दी हुई है। इसको आप याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। मतलब पार्टनरशिप दो या दो से अधिक लोगों के बीच का रिलेशन है जो कि एग्री हुए हैं उस बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, जो कि कैरीड ऑन बाय ऑल, जो कि सारे पार्टनर्स के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर किसी एक पार्टनर के द्वारा सबकी तरफ से ऑपरेट किया जा रहा है। तो ये तो है इसका मीनिंग। अब हम इसका एक एक शब्द का मतलब समझेंगे। देखिए, ये जो डेफिनेशन दी हुई है, इसमें इस पार्टनरशिप के सारे फीचर्स भी बताए गए हैं। इसी एक डेफिनेशन में सारे फीचर्स एक्सप्रेस हो जाएंगे। जैसे सबसे पहली चीज, पार्टनरशिप इज द रिलेशन। रिलेशन मतलब रिश्ता। तो ये कौन सा रिश्ता है भाई? ये रिश्ते का नाम है एजेंसी रिलेशन। एजेंसी रिलेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, एजेंसी रिलेशन, एजेंट वर्ड आप जानते होंगे। एजेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी अपने प्रिंसिपल, जिसने कि उसे अपॉइंट किया हुआ है, उसके बिहाफ पर एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है, उसे कहा जाता है एजेंट। और एजेंट और जो उसका अपॉइंट करने वाला है प्रिंसिपल, उनके बीच का रिलेशन एजेंसी रिलेशन कहलाता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में तो भाई सारे लोग मालिक हैं, पार्टनर हैं। तो ये एजेंसी रिलेशन क्यों है? देखिए, किसी पार्टनरशिप फर्म में मान लीजिए किसी पार्टनरशिप फर्म में 3 लोग हैं, ए, बी और सी। तो ए, बी, सी ये कौन है? पार्टनर्स। इन्होंने अपनी एक फर्म बनाई हुई है, बिजनेस का नाम रखा हुआ है, उसका नाम है मार्क एंटरप्राइजेस। तो ये फर्म का नाम है और ये 3 लोग पार्टनर हैं। अब ए, बी, सी कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो मार्क एंटरप्राइजेस के बिहाफ पर करेंगे। अगर कोई ट्रांजेक्शन ए के द्वारा किया गया है तो बी और सी भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितना कि ए रिस्पॉन्सिबल है। बी के द्वारा किया गया है तो ए और सी भी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि इनके बीच का जो रिलेशन है वो एजेंसी रिलेशन है। हर एक पार्टनर फर्म का एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है, मतलब मालिक भी है और एजेंट भी है। एजेंट इस वजह से क्योंकि वो फर्म के ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है, और प्रिंसिपल इस वजह से क्योंकि वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। इसीलिए इनके बीच का जो रिलेशन है उसे एजेंसी रिलेशन कहा जाता है। आगे, बिटवीन टू और मोर पर्सन, ये भी पार्टनरशिप फर्म का एक फीचर है कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म में 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए। अब अधिक का मतलब क्या है, ये हम आगे जब फीचर्स को डिटेल में पढ़ेंगे तब समझेंगे कि मोर मतलब अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, वो हम देखेंगे। हु हैव एग्रीड। एग्रीड का मतलब ये है कि सहमत होना। पार्टनरशिप बिना सहमति के नहीं हो सकती है। ए और बी सहमत हो जाएं और वो जबरदस्ती सी को पार्टनर बना दें, ऐसा नहीं हो सकता है। सी को भी एग्री होना पड़ेगा, तभी सी पार्टनर बन सकता है। तो एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, ये जो एग्री हुए हैं
इनके बीच में एक एग्रीमेंट है और वो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि रिटन में ही एग्रीमेंट बनाया जाए, मुंह जुबानी भी हो सकता है अगर पार्टनर्स को एक दूसरे पर विश्वास है। शेयर द प्रॉफिट, बिजनेस के प्रॉफिट की शेयरिंग होना पार्टनर्स में जरूरी है। अगर ए बी सी 3 पार्टनर हैं, सी को कहा गया कि भाई तुम्हारा जो है कि हर साल तुम्हें 2 लाख मिल जाएंगे, तुम्हें कोई मतलब नहीं है फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो उस कंडीशन में टेक्निकली सी पार्टनर नहीं है, क्योंकि पार्टनर होने के लिए शर्त यह है कि उसको प्रॉफिट और लॉस में से हिस्सा मिलना चाहिए। तो यह है शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म के लिए बिजनेस का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। आप कोई चैरिटेबल संस्था बनाने के लिए पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं। कोई बिजनेस जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग हो, केवल उसी के लिए पार्टनरशिप फॉर्म की जा सकती है। कैरीड ऑन बाय ऑल, कि बिजनेस जो है वो सारे पार्टनर्स के द्वारा कैरीड ऑन मतलब चलाया जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है, या फिर ऑल एनी ऑफ देम, कि सबकी तरफ से कोई एक व्यक्ति भी बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है। जैसे मान लीजिए एबीसी पार्टनर हैं, इनकी फर्म है मार्क एंटरप्राइज, जिसका कि एक शोरूम है, ऐसा हम मान लेते हैं। अब जरूरी नहीं है कि एबीसी तीनों ही उस शोरूम को ऑपरेट करें या चलाएं और बिजनेस की एक्टिविटीज को परफॉर्म करें। ऐसा भी हो सकता है कि ए को ये जिम्मेदारी दी जाए कि भाई तुम ही पूरा बिजनेस संभालते रहो, लेकिन इस स्थिति में भी बी और सी पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होंगे। जो भी एक्टिविटीज ए परफॉर्म करेगा उनकी वजह से जो भी लॉस या गेन होगा वो बी और सी भी उसमें साझेदार होंगे। तो ये है डेफिनेशन। अब इसी डेफिनेशन में मैंने आपको जो फीचर्स बताए हैं उन्हीं को मैं दोबारा से लिख के बता रहा हूं कि एक पार्टनरशिप फर्म के क्या क्या फीचर्स हैं। अब देखिए फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर है 2 और मोर पर्सन, मतलब पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग होना जरूरी है। एक अकेला व्यक्ति अपने आप से तो पार्टनरशिप नहीं करेगा, तो पार्टनरशिप का मतलब ही है साझेदारी। अब साझेदारी के लिए कम से कम 2 लोग तो जरूरी है। अब हम बात करते हैं मोर पर्सन। मोर मतलब क्या? देखिए मोर मतलब मैक्सिमम संख्या है 50। अब ये 50 कहां लिखा हुआ है? देखिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहीं भी ये प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है कि पार्टनरशिप फर्म में अधिकतम कितने पार्टनर होंगे। लेकिन एक और एक्ट है जो कि कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है, कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464, ये आप सेक्शन याद रखें, ये सेक्शन 464 में ये अधिकार दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करे कि पार्टनरशिप फर्म में अधिकतम कितने लोग हो सकते हैं, 100 तक। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो 100 तक की संख्या में से कितने भी अधिकतम पार्टनर्स को डिसाइड कर सकती है, लेकिन 100 से अधिक सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार नहीं है पार्टनरशिप फर्म के अधिकतम मेंबर्स की संख्या डिसाइड करने का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 संख्या डिसाइड की हुई है कि एक पार्टनरशिप फर्म में अधिकतम 50 मेंबर हो सकते हैं। तो ये एक बात हो गई। अगला फीचर होता है एग्रीमेंट, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट का होना जरूरी है, और वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। देखिए ओरल एग्रीमेंट जब होता है तो अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने में कठिनाई होती है, क्योंकि सब मुंह जुबानी है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। लेकिन अगर रिटन डॉक्यूमेंट बनाया गया है, उस रिटन डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? जिसमें कि पार्टनर्स से रिलेटेड जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो लिखे रहते हैं, तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसे हम आगे डिटेल में समझेंगे। पार्टनरशिप डीड वो रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनर्स के बीच के रिलेशन, उनका नाम, फर्म का नाम, हेड ऑफिस, सब कुछ, किसने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, सारी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है। क्या क्या होता है ये हम आगे से डिटेल में समझेंगे। अगर रिटन एग्रीमेंट है तो उस एग्रीमेंट को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड, और ओरल है तो फिर उस कंडीशन में अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे सॉल्व करने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने तो आपस में कोई लिखा पढ़ी की नहीं है। तो इसके बाद आता है तीसरा फीचर, बिजनेस। देखिए पार्टनरशिप फर्म के लिए बिजनेस का होना जरूरी है। आप
किसी चैरिटेबल संस्था को बनाने के लिए पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं। पार्टनरशिप करने के लिए एक लॉफुल कानूनी बिजनेस जो कि कानून के अंतर्गत सही माना गया है, लॉफुल है, उस बिजनेस और वो भी प्रॉफिट मोटिव के साथ, उस बिजनेस का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। अगला मैंने आपको बता ही दिया, उसमें डेफिनेशन में भी था कि प्रॉफिट शेयरिंग, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट की शेयरिंग होना कंपलसरी है। सारे पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके लिए कौन सा अकाउंट बनेगा, ये अभी हम आगे समझेंगे। अगला है फीचर बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि पार्टनरशिप फर्म का जो फर्म है उसको या तो सारे पार्टनर्स ऑपरेट कर सकते हैं या सबकी तरफ से कोई एक व्यक्ति भी बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है। तो ये तो हो गए फीचर। अब हम बात करेंगे पार्टनर्स के अधिकार की कि फर्म में जितने भी पार्टनर हैं उनके अधिकार क्या क्या हैं। तो अब हम अधिकारों पे आ जाते हैं। तो ये देखिए, ये सारे पार्टनर्स के राइट है। एक पार्टनरशिप फर्म में हर एक पार्टनर के पास ये सारे अधिकार होते हैं। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, कि हर एक पार्टनर को बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। दूसरा है राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द बिजनेस मैटर्स। देखिए, हर एक पार्टनर का अधिकार है कि बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लिया जाए तो इसके लिए उसके साथ कंसल्ट कर लिया जाए। अगर बाकी के पार्टनर्स, जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, बी और सी ने कोई डिसीजन ले लिया, ए से नहीं पूछा, तो ऐसा नहीं हो सकता। हर पार्टनर के पास ये अधिकार है कि उसको उसके साथ बिजनेस के मैटर्स को कंसल्ट किया जाए। कोई भी डिसीजन लिया जाएगा वो सारे पार्टनर्स की सहमति से लिया जाएगा। इसके बाद है टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हर एक पार्टनर के पास ये अधिकार है कि वो बिजनेस की अकाउंट्स जो है, जो बुक्स मेंटेन की गई हैं हिसाब किताब की, उन बुक्स को वो इंस्पेक्ट कर सकता है, जांच सकता है और उन अकाउंट्स की कॉपी भी वो लेके जा सकता है। इसके बाद है शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द एग्रीड रेशियो। देखिए, हर एक पार्टनर को उसके हिस्से का प्रॉफिट मिलेगा। फर्म का जो प्रॉफिट होगा वो उस रेशियो में बांटा जाएगा जो कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीड है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है तो उस कंडीशन में जो भी फर्म का प्रॉफिट होता है वो इक्वल रेशियो में बांटा जाता है। ऐसा पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है। तो ये उस कंडीशन में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल एप्लीकेबल होते हैं जब पार्टनरशिप डीड लिखित में नहीं बनाई गई हो। अगर पार्टनरशिप डीड बनाई गई है तो उस कंडीशन में जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा वो ही एप्लीकेबल होगा। इफ अ पार्टनर हैज एडवांस्ड लोन ही हैज राइट टू रिसीव इंटरेस्ट देयरऑन एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर कोई पार्टनर फर्म को कैपिटल के अलावा और कोई अमाउंट देता है, एक्स्ट्रा अमाउंट देता है, एडिशनल अमाउंट देता है एज अ लोन, मतलब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो उस कंडीशन में वो पार्टनर फर्म से उस लोन पर इंटरेस्ट प्राप्त करने का अधिकारी है। उसको ये अधिकार है कि उसे इंटरेस्ट मिले। और किस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा? एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो भी पार्टनर्स के बीच में सहमति हुई होगी कि लोन पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, उसी रेट से उसे इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर है, ए ने फर्म को लोन दे रखा है 1 लाख रुपए का और उस पर इंटरेस्ट का रेट डिसाइडेड नहीं है। पार्टनरशिप डीड में या तो पार्टनरशिप डीड बनी नहीं है या फिर बनी है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन का जो रेट है वो मेंशन नहीं किया है। तो उस कंडीशन में अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 6% की रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। राइट टू टेक डिसीजंस इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। हर एक पार्टनर के पास ये अधिकार है कि वो बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन ले सके। लेकिन देखिए, कोई भी पार्टनर डिसीजन लेगा तो इसके लिए उसे बाकी पार्टनर्स के साथ कंसल्ट करना जरूरी है। अगर कोई इमरजेंसी स्थिति है कि कंसल्ट करना पॉसिबल नहीं है और डिसीजन लेना जरूरी है तो पार्टनर अपने हिसाब से फर्म के इंटरेस्ट को, बिजनेस के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए डिसीजन ले सकता है। राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। देखिए, किसी भी पार्टनर को किसी भी पार्टनरशिप फर्म में किसी नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए ये जरूरी है कि सारे पार्टनर्स इसके लिए एग्री हो। मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर है, एक नया पार्टनर डी एडमिट होना चाहता है बिजनेस में, जिसके लिए बी और सी तो एग्री हैं लेकिन ए एग्री नहीं है, तो डी को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। हालांकि मेजॉरिटी तैयार है क्योंकि 3 में से 2 तो राजी हैं डी को पार्टनर बनाने के लिए, लेकिन ए एग्री नहीं है, तो ए अकेला ही काफी है डी के एडमिशन को रोकने के लिए।
किसी नए पार्टनर को फर्म में एडमिट करने के लिए सारे पार्टनर्स का एग्री होना जरूरी है। अगर किसी फर्म में मान लीजिए 40 पार्टनर हैं, 39 पार्टनर्स एक नया पार्टनर एडमिट करने के लिए एग्री हैं, लेकिन एक एग्री नहीं है, तो उसे नया पार्टनर नहीं बनाया जा सकता है। इसके बाद है आफ्टर गिविंग नोटिस अ पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। देखिए कोई पार्टनर अगर फर्म से रिटायर होना चाहता है तो उसके पास ये अधिकार है कि वो एक नोटिस देके, देखिए यहाँ जो नोटिस है वो कितना समय पहले दिया जाएगा ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है कि कोई पार्टनर रिटायर होने के लिए कितना समय पहले, जैसे 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने पहले नोटिस देगा, तो वो टाइम पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। पार्टनर के पास ये अधिकार है कि वो उतना टाइम पहले नोटिस देके फर्म से रिटायर हो सकता है। तो ये तो बात हो गई सारे राइट्स की। अब हम बात करेंगे एक पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है। एक पार्टनरशिप डीड जो कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है, उसमें क्या क्या लिखा जाता है, तो अब हम उसकी बात करेंगे। तो आ जाते हैं अब पार्टनरशिप डीड पे। तो ये देखिए, ये है पार्टनरशिप डीड में सारी जो बातें लिखी जाती हैं, जो क्लॉज लिखे जाते हैं वो। तो पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें कि सारे पार्टनर्स साइन करते हैं और उसमें नॉर्मली क्या क्या क्लॉजेस होते हैं वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स का नाम, उनका एड्रेस। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, इसमें फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस। देखिए फर्म का नाम रखना जरूरी है क्योंकि सारे पार्टनर्स जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे वो फर्म के नाम से ही करेंगे। और अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स ये दो अलग अलग एंटिटी है। आपने पढ़ा भी है, डबल एंट्री सिस्टम में सेपरेट लीगल एंटिटी है बिजनेस। तो पार्टनरशिप फर्म एक अलग एंटिटी है और पार्टनर्स अलग हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो फर्म और पार्टनर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। इसको और आगे डिटेल से हम पढ़ेंगे। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, कि जो हमारा बिजनेस है उसका हेड ऑफिस कहाँ है, बिजनेस का नेचर क्या है, पार्टनरशिप की कमेंसमेंट मतलब कब पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है वो तारीख लिखी जाएगी। कैपिटल, किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है तो कितने % से दिया जाएगा। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि फर्म और पार्टनर्स ये दो अलग अलग एंटिटी हैं। तो पार्टनर्स जब फर्म में कैपिटल एम्प्लॉय करते हैं तो उस कैपिटल पे उन्हें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट दिया जाता है, तो वो रेट यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर फर्म में से पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाल के लेके जाते हैं ईयर के बीच में, उसे कहते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो उस ड्राइंग पर फर्म पार्टनर्स से कितने % से इंटरेस्ट लेगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर किया जाएगा। एक चीज आप ध्यान रखिए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका ये डिसाइड कैसे किया जाता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो। जनरली ऐसे लगता है कि जो पार्टनर जितनी ज्यादा कैपिटल लेकर आएगा उसे ज्यादा प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस पार्टनर की सबसे कम कैपिटल है प्रॉफिट में हिस्सा सबसे ज्यादा उसी को मिल रहा हो, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करते समय बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, जैसे पार्टनर्स की रेपुटेशन क्या है और वो कितना एफिशिएंट है अपने काम में। तो ये भी सारी चीजें होती हैं जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करते वक्त कंसिडर की जाती हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो कैपिटल का रेशियो है वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो। इसको और भी ज्यादा हम डीपली आगे डिस्कस करने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, देखिए अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो इसे कहते हैं लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। तो इस पर कितने % की रेट से उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और दूसरा, अगर फर्म किसी पार्टनर को लोन देती है तो उससे कितने % से इंटरेस्ट लिया जाएगा। ये दोनों रेट यहाँ पर पार्टनरशिप डीड में मेंशन किए जाते हैं। रेम्यूनरेशन ऑफ टू पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन मतलब कमीशन या सैलरी देनी है, ऐसा भी मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि फर्म को सारे पार्टनर्स की तरफ से कोई एक ही ऑपरेट कर रहा हो, तो उस वजह से उसको सैलरी तो देनी चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो सारे पार्टनर्स को ही प्रॉफिट मिलेगा। जिसने फर्म में काम किया है उसको, जिसने ऑपरेट किया है उसको कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, तो कमीशन या सैलरी भी दी जा सकती है पार्टनर को। वो यहाँ मेंशन किया जाएगा कि क्या दिया जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, देखिए कई बार फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ती है। कब कब जरूरत पड़ती है, जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है, या कोई फर्म में नया पार्टनर एडमिट होता है, या फिर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है, तो फर्म की गुडविल में जो उसका हिस्सा है रिटायर होने वाले पार्टनर का वो उसे दिया जाएगा। या कोई नया पार्टनर आएगा तो वो कैपिटल के अलावा गुडविल का भी पैसा लेकर आएगा, तो उस समय गुडविल का वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ती है। पार्टनरशिप डीड में ये लिखा जाता है कि गुडविल का वैल्यूएशन किस मेथड से किया जाएगा। इसके बाद है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स।
देखिए फर्म की एसेट्स का रीवैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ती है जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन किन किन स्थितियों में होता है? जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है, या कोई नया पार्टनर आता है, या कोई पार्टनर रिटायर होता है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। ये सारी रिकॉन्स्टिट्यूशन की स्थितियां हैं। इन स्थितियों में फर्म की एसेट्स का रिवैल्यूएशन किया जाता है। तो वो रिवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है। इसके बाद है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। देखिए अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो रिटायर हो जाता है तो उसका हिसाब किताब कैसे किया जाएगा, उसके अकाउंट का सेटलमेंट किस तरीके से किया जाएगा, ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है। अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा? देखिए अकाउंट किसी भी फर्म को या किसी भी बिजनेस को हर साल अपने अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं। तो कोई भी बिजनेस या तो फाइनेंशियल ईयर को फॉलो कर सकता है जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, या फिर कैलेंडर ईयर को जो कि 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर को खत्म होता है। नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 31 मार्च को खत्म होता है, 1 अप्रैल से शुरू हो गए। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर्स के अधिकार क्या होंगे और उनकी ड्यूटीज, उनके दायित्व क्या होंगे, वो भी इसमें मेंशन किया जाता है। पार्टनरशिप की ड्यूरेशन, अब देखिए ड्यूरेशन की बात यहाँ पर पार्टनरशिप करते समय ये देखा जाता है कि किस उद्देश्य से पार्टनरशिप की गई है। अगर पार्टनरशिप किसी पर्टिकुलर टास्क को या वेंचर को पूरा करने के लिए की गई है, जैसे आप मान लीजिए ABC पार्टनर है, इन्होंने पार्टनरशिप की है, इन्होंने कोई एक पर्टिकुलर काम, जैसे मान लीजिए कोई रोड कंस्ट्रक्शन का इन्हें ठेका मिला है, वो पूरा करने के लिए इन्होंने पार्टनरशिप की है। तो जैसे ही वो रोड कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाएगा, इनकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। एक और पार्टनरशिप होती है पार्टनरशिप एट विल, जिसमें क्या होता है कि कोई भी पार्टनर जो है वो अपनी मर्जी से चाहे जब रिटायर हो सकता है एक नोटिस देकर, या फिर स्पेसिफाइड पीरियड के लिए पार्टनरशिप की जाती है। जैसे ABC ने सोचा भाई हम पार्टनरशिप कर रहे हैं लेकिन 10 साल बाद हम अलग अलग हो जाएंगे। तो ये 3 प्रकार की पार्टनरशिप है, एक है फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, एक है फॉर अ वेंचर, और एक है एट विल। डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ होने की स्थिति में फर्म को आगे बाकी के पार्टनर कंटिन्यू करेंगे या फर्म को बंद कर दिया जाएगा, इनमें से क्या अपनाया जाएगा, वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है। इसके बाद है डिस्प्यूट सेटलमेंट, कि पार्टनर्स के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसका सेटलमेंट कैसे किया जाएगा, ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। तो ये कुछ मेन बातें हैं जो कि एक पार्टनरशिप डीड में मेंशन की जाती हैं। देखिए पार्टनरशिप डीड रिटन में हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इससे जो डिस्प्यूट है वो इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप डीड रिटन होना कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप को ओरल भी किया जा सकता है, जो एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है। सारे पार्टनर्स अगर किसी बात पर एग्री हैं तो बिना लिखा पढ़ी के भी पार्टनरशिप चलाई जा सकती है, लेकिन अगर रिटन में हो तो वो ज़्यादा बेटर माना जाता है। अब हम बात करेंगे उन प्रोविजंस की जो कि एप्लीकेबल होंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो ये बताया प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखिए अगर पार्टनर्स ने रिटन में पार्टनरशिप डीड बनाई है तो उस कंडीशन में जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा वही एप्लीकेबल होगा। सारे टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप डीड में जो डिस्क्लोज हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे। लेकिन अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो पार्टनरशिप एक्ट में वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं जो कि फॉलो किए जाएंगे इन द इवेंट ऑफ एनी डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स। तो इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड और वेयर इट डज नॉट हैव अ क्लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या इनमें से किसी एक मैटर पर पार्टनरशिप डीड में कोई क्लॉज नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो लिखा है वो एप्लीकेबल होगा। तो ये देखिए सबसे पहला मैटर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस पर उसे 6% की रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो पार्टनर्स में जो फर्म का प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, चाहे किसी भी पार्टनर की कैपिटल कितनी भी रही हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। फर्म किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा पार्टनर से उनकी जो ड्राइंग की है उन्होंने उस पर। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, किसी भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा, चाहे वो अकेला ही बिजनेस संभाल रहा हो पूरी फर्म की तरफ से, तो ना तो उसे कोई सैलरी दी जाएगी ना ही उसे कोई
कमीशन दिया जाएगा। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, देखिए अगर पार्टनरशिप डीड में किसी नए पार्टनर को एडमिट करने के रिगार्डिंग कोई क्लॉज दिया है कि भाई पर्टिकुलर इस डेट पर एक नया पार्टनर एडमिट हो जाएगा, अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है और उसमें लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग तो नया पार्टनर एडमिट हो सकता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो उस कंडीशन में कोई भी नया पार्टनर तब तक एडमिट नहीं हो सकता जब तक कि सारे पार्टनर्स इसके लिए एग्री ना हो। कैन नॉट बी एडमिट अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री टू इट। इसके बाद एक और है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। अगर फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया हुआ है तो उस लोन पर कितना इंटरेस्ट लिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फर्म ने अगर किसी पार्टनर को लोन दिया हुआ है तो उससे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। ये आप ध्यान रखिए, ये लोन बाय पार्टनर है, ये लोन किसी पार्टनर ने फर्म को दिया है, मतलब बिजनेस को दिया है, उस पर उसे 6% की रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। लेकिन फर्म ने अगर किसी पार्टनर को लोन दिया है तो उससे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये चीज आप ध्यान रखिए, ये सारे कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी केवल उस कंडीशन में जब पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं की गई है। तो अब हमारे जो शुरुआत के 6 क्वेश्चन हैं वो पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड है कि आपको केस दिया हुआ है, उस केस में पार्टनर्स में कोई डिस्प्यूट है और उस डिस्प्यूट का सॉल्यूशन करने के लिए आप ये सारी चीजें याद कर लीजिए। आपको ये याद होंगी, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम पहले इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे हम उस टॉपिक को समझते जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। लेकिन एक और चीज, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं पार्टनरशिप एक्ट के, उन्हें एक बार और देख लीजिए, फिर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। इन सारे प्रोविजंस का मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रोविजंस कौन से सेक्शन में लिखे हुए हैं और उस सेक्शन का नंबर आप याद कर लीजिएगा। जैसे सबसे पहला है, इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री अ माइनर में बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। देखिए वैसे तो माइनर को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता है, माइनर नॉर्मल पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन माइनर मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो। लेकिन अगर कोई स्पेशल कंडीशन आती है किसी माइनर को पार्टनर बनाना पड़ जाए पार्टनरशिप फॉर्म के बेनिफिट के लिए, तो उस कंडीशन में किसी माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है, लेकिन माइनर केवल फॉर्म के प्रॉफिट में ही पार्टनर होगा। मतलब अगर फॉर्म को प्रॉफिट होगा तो उसे प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा, लेकिन अगर फॉर्म को लॉस हुआ है तो उस लॉस में उस माइनर पार्टनर को पार्टिसिपेट नहीं करना है, लॉस उसे नहीं दिया जाएगा, लॉस बाकी के पार्टनर्स बियर करेंगे। तो एक माइनर भी पार्टनर बन सकता है, ये लिखा हुआ है पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 30 में, ये आप याद रखिए। देखिए एक और बात माइनर के बारे में, माइनर जब 18 वर्ष की उम्र पे आ जाएगा तब उसे ये ऑप्शन दिया जाएगा कि भाई अब वो फॉर्म में पार्टनर की तरह कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं। इसके लिए उसे 6 महीने का समय दिया जाएगा। 6 महीने के अंदर उस माइनर पार्टनर को ये डिसाइड करना है कि वो फॉर्म में अब पार्टनर रहना चाहता है या नहीं, क्योंकि 18 वर्ष के बाद वो नॉर्मल पार्टनर हो जाएगा और फॉर्म के प्रॉफिट और लॉस दोनों में उसका हिस्सा रहेगा। एक और प्रोविजन है कि अ पर्सन मे बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ईदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स और इन अकॉर्डिंग विद एन एग्रीमेंट। देखिए किसी व्यक्ति को नया पार्टनर बनाना है तो उसे 2 ही कंडीशन में पार्टनर बनाया जा सकता है। या तो इसके लिए जो पुराने पार्टनर्स हैं सारे के सारे वो एग्री हैं, जैसे ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, वो डी को भी पार्टनर बनाना चाहते हैं और ए बी सी तीनों ही इस बात के लिए एग्री हैं, तो डी पार्टनर बन जाएगा। एक और कंडीशन है, अगर पार्टनर्स भले एग्री नहीं है लेकिन पार्टनर्स के बीच में पहले ही ये एग्रीमेंट हो चुका है या पार्टनरशिप डीड में ये पहले डिस्क्लोज किया जा चुका है कि इस पर्टिकुलर डेट पे हम डी को पार्टनर बना देंगे, तो उस कंडीशन में डी को पार्टनर बनाया जा सकता है अगर पार्टनरशिप डीड में इसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन लिखा हुआ है। और ये बात कहाँ लिखी हुई है, ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 31 में लिखी है। ये सेक्शन कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इन्हें आप याद कर लीजिए। A partner may retire from the firm either with the consent of all other partners or in accordance with an agreement among the partners। कि कोई पार्टनर रिटायर किस कंडीशन में हो सकता है, या तो सारे पार्टनर्स जो जैसे मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर हैं, सी रिटायर होना चाहता है, तो इसके लिए ये जरूरी है या तो ए और बी दोनों एग्री हैं कि ठीक है भाई तुम रिटायर हो जाओ, तो वो रिटायर हो जाएगा, या फिर ए और बी भले एग्री नहीं है
लेकिन पार्टनरशिप डीड में इसके रिगार्डिंग पहली प्रोविजन किया हुआ है कि कोई भी पार्टनर चाहे जब रिटायर हो सकता है एक एग्रीमेंट दे, एक नोटिस देके, तो उस कंडीशन में भी सी रिटायर हो सकता है। ये लिखा हुआ है सेक्शन 32 में। इसके बाद हम आते हैं, एक चौथी इंपॉर्टेंट बात है रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो पार्टनरशिप फर्म का बिना रजिस्ट्रेशन किए बिजनेस करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखा हुआ है सेक्शन 69 में। इसके बाद एक और है, unless otherwise agreed by the partners in the partnership deed, a firm is dissolved on death of a partner. अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फर्म को बंद कर दिया जाएगा, फर्म का बिजनेस खत्म कर दिया जाएगा उसी दिन जिस दिन पार्टनर की डेथ हो जाती है, अगर इसके अगेंस्ट, इसके अलावा कोई पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन नहीं लिखा है। अगर पार्टनरशिप डीड में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो बाकी के पार्टनर बिजनेस को चलाते रहेंगे, अगर ये पार्टनरशिप डीड में लिखा है तब तो पार्टनरशिप चलती रहेगी, अदरवाइज पार्टनरशिप को, फर्म को खत्म कर दिया जाएगा। ये लिखा हुआ है सेक्शन 35 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। इसके अलावा एक दो चीजें और समझ लीजिए, क्योंकि हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको ये सारी चीजें, ये थ्योरी बहुत काम आने वाली है। तो लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर की फर्म में लायबिलिटी क्या है, उसकी क्या जिम्मेदारी है। इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस इन कॉम्पिटिशन विद द फर्म विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। देखिए, अगर कोई पार्टनर, जैसे ABC 3 पार्टनर है, मार्क एंटरप्राइजेज इनकी फर्म का नाम है, इनका कपड़े का काम है, कपड़े का शोरूम है, सामान लेते हैं। सी ने क्या किया, मार्क एंटरप्राइजेस के ही कंपटीशन में इसने अपना अलग से नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जिसमें कि इसने A और B से परमिशन नहीं ली। मतलब जिस मार्क एंटरप्राइजेस में ये पार्टनर है उसी के कंपटीशन में इसने अपना एक पर्सनल बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया है विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, मतलब A और B के सहमति के बिना। एंड अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम इट, द प्रॉफिट शैल बी पेड टू द फर्म। मतलब सी ने कंपटीशन में जो बिजनेस स्टार्ट किया है उस बिजनेस से अगर इसको कोई प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट इसको A और B के साथ भी बांटना पड़ेगा, क्योंकि इसने बिना A और B की परमिशन के कंपटीशन में बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। और अगर लॉस होता है तो वो अकेले ही सी को बियर करना है, क्योंकि इसने जो नया बिजनेस स्टार्ट किया है अपना अकेले में मार्क एंटरप्राइजेस के कंपटीशन में, उसमें इसने A और B की कोई सहमति नहीं ली। एक तो ये बात हो गई। एक दूसरी लायबिलिटी, इफ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन, द प्रॉफिट सो अर्न शैल बी पेड टू द फर्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई पार्टनर फर्म द्वारा किए गए ट्रांजेक्शन की वजह से या फर्म की प्रॉपर्टीज को यूज करके कुछ प्रॉफिट अर्न करता है पर्सनली अपने खुद के लिए, तो वो प्रॉफिट उसे फर्म को देना पड़ेगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पहले इसका देखते हैं। फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म, जैसे मान लीजिए ABC, ये एक फर्म है, ये पार्टनर है और इनकी फर्म का नाम है मार्क एंटरप्राइज। मार्क एंटरप्राइज ने किसी अपने ग्राहक M को सामान बेचा और इस M से C ने कमीशन ले लिया कि भाई मैंने तुम्हें अपनी पार्टनरशिप फर्म से सामान खरीदवाया है तो तुम मुझे कमीशन दो, ये मेरा पर्सनल कमीशन है। तो अगर C फर्म की तरफ से किए गए ट्रांजेक्शन पर इनकम अर्न करता है खुद के लिए, तो अगर C ने M से कमीशन ले लिया तो ये कमीशन अकेले C का नहीं है, ये कमीशन इसे फर्म को देना पड़ेगा, फिर ये तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक दूसरा एग्जांपल, फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, अगर C फर्म के पैसे निकाल के कोई ट्रांजेक्शन करता है, कोई लेन देन करता है बिना A और B की परमिशन लिए, तो उससे अगर C को कोई कमाई होती है तो ये कमाई इसको फर्म को देनी पड़ेगी। अगर लॉस होता है तो इससे A और B को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि A और B से इसने सहमति नहीं ली थी। तो ये कंडीशन है, ये आप लायबिलिटीज है पार्टनर की, इसे आप याद रखिए, जिससे कि आने वाले क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड स्टेट द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 रिलेटिंग टू। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इन सारे मैटर्स से रिलेटेड पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले बताया है सैलरीज ऑफ पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स को सैलरी कितनी दी जाएगी। तो आप ये देखिए, ये मैटर नंबर 5 है, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स,
उसमें बताया गया है नॉट अलाउड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा। बी में कहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये हमारा मैटर नंबर 3 है और इसमें बताया गया इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखेंगे नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ये आपका मैटर नंबर 1 है। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है और पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उसे 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, ये आपका मैटर नंबर 2 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कि मतलब प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाएगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है इक्वल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, ये आपका मैटर नंबर 4 है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और पार्टनर्स ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से जो अमाउंट ड्रॉ किया है उस पर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, तो ये हम आंसर लिखेंगे नॉट चार्ज्ड। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, अगर फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया हुआ है और पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप ये देखिए मैटर नंबर 7 है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर नॉट चार्ज्ड, तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। महेश, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म, they do not have a partnership deed. At the end of the first year of business they face the following problems. तो देखिए यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, महेश, सुरेश और रमेश, और इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। ईयर के एंड में इनके साथ ये कुछ डिस्प्यूट हैं, आपको इनका सॉल्यूशन देना है। स्टेट हाउ विल दीज डिस्प्यूट विल बी सेटल्ड, तो इनका जो सेटलमेंट होगा वो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 होगा, जो मैंने आपको प्रोविजंस बताए हुए हैं उसके हिसाब से। देखिए महेश वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर्स बट रमेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। तो देखिए महेश चाहता है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलना चाहिए कैपिटल पे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आप देखिए मैटर नंबर 3 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड, तो महेश क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे नहीं सकते। बी, रमेश वांट्स दैट द पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी, रमेश चाहता है कि पार्टनर्स को सैलरी मिलनी चाहिए, महेश और सुरेश एग्री नहीं है। तो ये आप देखिए रेम्यूनरेशन है, पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिलने की बात है, और ये आप देखिए मैटर नंबर 5 है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स नॉट अलाउड, किसी भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो यहाँ पर रमेश क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड। Mahesh and Ramesh wants that Suresh should pay interest on loan given to him by the firm. Suresh does not agree. देखिए यहाँ पर सुरेश ने फर्म से लोन ले रखा है और महेश और रमेश चाहते हैं कि सुरेश से उस लोन पर इंटरेस्ट लिया जाए। ये आप देखिए मैटर नंबर 7 इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर नॉट चार्ज, तो महेश और रमेश जो बात कह रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो पार्टनर को जो लोन फर्म ने दिया हुआ है उस पर उससे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लिया जा सकता है। इसके बाद डी है महेश एंड रमेश हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल डिजायर दैट द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन बट सुरेश डज नॉट एग्री। देखिए महेश और रमेश ने कैपिटल ज्यादा लगा रखी है और सुरेश की कैपिटल कम है, तो महेश और रमेश चाहते हैं कि कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, क्योंकि महेश और रमेश की कैपिटल ज़्यादा है, तो अगर कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो महेश और रमेश को ज़्यादा मिलेगा। लेकिन आपको पता है ये हमने पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पढ़ा है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वली, आप मैटर नंबर 2 देख सकते हैं, तो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, प्रॉफिट और लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इक्वली। The claim made by Mahesh and Ramesh is not accepted. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, following difference has arisen among P, Q, R. State who is correct in each case. तो देखिए यहाँ पर P, Q, R ये 3 पार्टनर हैं और इनके बीच में कुछ डिस्प्यूट है, तो हम देखते हैं कि कैसे उन्हें सॉल्व करना है और कौन करेक्ट है। पहला कहा है A, P used 50,000 belonging to the firm and earned a profit of 5,000. Q and R want the amount to be given to the firm. देखिए P ने Q और R की सहमति के बिना फर्म के 50,000 रुपये निकाले और 5,000 रुपये उसमें उसने प्रॉफिट अर्न किया।
क्यू और आर चाहते हैं कि ये पैसा फॉर्म में आना चाहिए। देखिए, आपको मैंने लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर पढ़ाया था, उसमें बताया था कि अगर कोई पार्टनर फर्म का अमाउंट यूज करता है या फर्म की प्रॉपर्टी यूज करता है तो उससे जो वो प्रॉफिट अर्न करता है उसे वो फर्म को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर पी ने 50,000 फर्म के यूज किए हैं और उस पर 5,000 पे प्रॉफिट अर्न किया है, तो ये उसे टोटल 55,000 पी को फर्म को देने पड़ेंगे। तो आंसर होगा पी मस्ट पे 55,000। इसके बाद बी है क्यू यूज्ड 10,000 belonging to the firm and incurred a loss of 1,000. He wants the firm to bear the loss. क्यू ने भी फर्म से रिलेटेड 10,000 रुपये यूज किए, क्यू ने यूज किए हैं, इसका मतलब पी और आर का इसने सहमति नहीं ली है और इसमें उसे 1,000 रुपये का लॉस हुआ। उसके बाद वो चाहता है कि ये लॉस फर्म बियर के, मतलब वो चाहता है कि वो 10,000 रुपये उसने निकाले हैं वो फर्म को 1,000 काट के 9,000 देगा क्योंकि 1,000 लॉस हुआ है। लेकिन देखिए, मैंने आपको बताया था लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर में कि अगर कोई पार्टनर फर्म का पैसा यूज करके और उसे कोई नुकसान होता है तो वो नुकसान उसे अकेले बियर करना पड़ेगा, फर्म उस लॉस को बियर नहीं करेगी। तो क्यू को पूरे 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, 1,000 का जो लॉस है वो उसे पर्सनली बियर करेगा। सी वाला दिया पी एंड क्यू वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड, आर डज नॉट एग्री। देखिए, यहाँ पर पी और क्यू चाहते हैं कि फर्म स्टार लिमिटेड से गुड्स परचेज करे, आर नहीं चाहता, आर एग्री नहीं है। तो देखिए, पी और क्यू दो लोग एग्री हैं और आर एग्री नहीं है इस ट्रांजेक्शन के लिए। तो यहाँ पर क्या डिसीजन लिया जाएगा? देखिए, ये जो गुड्स परचेज करना है, फर्म का सामान खरीदना, बेचना, किस रेट पे बेचना है, कहाँ बेचना है और कितना डिस्काउंट देना है, कितने महीने का क्रेडिट प्रोवाइड करना है कस्टमर्स को, ये सारे बिजनेस के डे टू डे के डिसीजंस है, ये ऑपरेटिंग नेचर के डिसीजंस है। और ऑपरेटिंग नेचर के डिसीजंस तो भाई लेने ही पड़ेंगे, उनको तो आप कैंसिल नहीं कर सकते कि भाई क्यू और आर चाहते हैं, पी और क्यू चाहते हैं कि स्टार्ट से सामान खरीदें, आर मना कर रहा है तो अब खरीदें ही नहीं। अब खरीदेंगे नहीं तो बिजनेस कैसे होगा? तो एक्चुअल में जो बिजनेस में डे टू डे के ऑपरेटिंग नेचर के डिसीजंस होते हैं उसके लिए सारे पार्टनर्स का एग्री होना कंपलसरी नहीं है, मेजॉरिटी एग्री है तो डिसीजन ले लिया जाएगा। तो आप देखिए, 3 पार्टनर्स में से 2 तो एग्री हैं तो गुड्स परचेज कर लिया जाएगा स्टार लिमिटेड से। गुड्स मे बी बॉट फ्रॉम स्टार लिमिटेड, चाहे आर एग्री हो या नहीं हो, 3 में से 2 एग्री हैं तो डिसीजन ले लिया जाएगा। इसके बाद डी वाला है क्यू एंड आर वांट टू एडमिट डब्ल्यू एज अ पार्टनर, पी डज नॉट एग्री। यहाँ पर 2 पार्टनर्स, 3 पार्टनर हैं टोटल, पी क्यू आर, उसमें से क्यू और आर चाहते हैं कि डब्ल्यू को पार्टनर बना दिया जाए, लेकिन पी एग्री नहीं है। तो यहाँ देखिए, मेजॉरिटी तो रेडी है कि वो एग्री है डब्ल्यू को पार्टनर बनाने के लिए, लेकिन डब्ल्यू को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। अब यहाँ पर बात यह कि भाई यहाँ तो डिसीजन ले लिया मेजॉरिटी की वजह से, यहाँ पर मेजॉरिटी बेस पे डिसीजन क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि किसी पार्टनर को फॉर्म में एग्री करना, एंटर करना, एडमिट करना, पार्टनर्स के पार्टनरशिप डीड में कोई चेंज करना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना, किसी पार्टनर का रिटायर होना, पार्टनर्स के अकाउंट्स का सेटलमेंट, ये सारी चीजें जो है ये कहलाती है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं वो मेजॉरिटी बेस पर नहीं लिए जाते, उसके लिए सारे पार्टनर्स का एग्री होना जरूरी है। तो यहाँ पर क्यू और आर चाहते हैं डब्ल्यू पार्टनर बने, पी एग्री नहीं है, तो डब्ल्यू कैन नॉट बी एडमिटेड। देखिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी पार्टनर का एडमिशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करना, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट, किसी पार्टनर की डेथ होना, ये सब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब पुनर्निर्माण। इन सारी कंडीशन में पुरानी पार्टनरशिप डीड को खत्म करके नई पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है, इसीलिए इसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। और रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए सारे पार्टनर्स का एग्री होना जरूरी है। लेकिन जो ऑपरेटिंग डिसीजंस हैं, सामान खरीदने बेचने के डे टू डे के डिसीजंस हैं, उसके लिए मेजॉरिटी बेस पर डिसीजन ले लिया जाता है। आधे से अधिक पार्टनर्स अगर एग्री हैं तो डिसीजन ले लिया जाता है। तो ये वाला जो डब्ल्यू को एडमिट करने वाली बात है ये रिकॉन्स्टिट्यूशन है, इसके लिए सारे पार्टनर्स का एग्री होना जरूरी है। पी एग्री नहीं है, इसीलिए डब्ल्यू को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता है। इसके बाद ई दिया है आर हैड गिवन अ लोन ऑफ 2 लाख टू द फर्म एंड डिमांड्स इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। पी एंड क्यू डू नॉट वांट टू पे द इंटरेस्ट। देखिए, आर ने फर्म को
2 लाख रुपए का लोन दिया हुआ है। आप देखिए प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, उसमें ये आपका मैटर नंबर 1 है, जिसमें कि बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर एट 6%। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फर्म को अगर कोई पार्टनर लोन देता है तो उसे उस पर 6% इंटरेस्ट मिलता है, तो आर विल गेट 6% इंटरेस्ट पर एनम। हालांकि वो 10% मांग रहा है, लेकिन 10% नहीं मिलेगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो 6% इसे इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे 4। वरुण, तरुण एंड शिवम आर पार्टनर्स इन अ फर्म, डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। तो ये 3 पार्टनर है, पार्टनरशिप डीड नहीं है। वरुण इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ 5 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2022। वरुण ने 5 लाख रुपए और कैपिटल लगाई, मतलब जो इनकी बेसिक इन्होंने लगाया हुआ है वो तो लगाया ही है। ये वरुण 1 अक्टूबर 2022 को 5 लाख रुपए और लेकर आया है। और शिवम ने फर्म से 50,000 रुपए का लोन लिया हुआ है 1 अक्टूबर 2022 को। अब डिस्प्यूट है, आपको उनका सॉल्यूशन देना है। तो देखिए, पहला, वरुण डिमांड्स इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन 5 लाख बीइंग हिज एक्स्ट्रा कैपिटल। देखिए, वरुण कह रहा है कि ये जो 5 लाख वो एक्स्ट्रा कैपिटल लेकर आया है उस पर उसे 10% पर एनम इंटरेस्ट चाहिए। ये आप देखिए मैटर नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एक्ट में क्लियरली लिखा है कि कैपिटल पे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट विल नॉट बी पेड ऑन एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस, चाहे एक्स्ट्रा कैपिटल हो या वैसे बेसिक शुरुआत की कैपिटल हो, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। बी वाला पॉइंट दिया, तरुण डिजायर्स दैट हिज सन दीप शुड बी एडमिटेड एज अ पार्टनर एंड ही विल गिव हिम हाफ ऑफ हिज शेयर। वरुण एंड शिवम डू नॉट एग्री। देखिए, तरुण जो कि पार्टनर है वो चाहता है कि अब उसका जो बेटा है दीप वो भी फर्म में पार्टनर बन जाए, लेकिन वरुण और शिवम एग्री नहीं है। तो आप ये देखिए मैटर नंबर 6, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री टू इट। तो यहाँ तरुण चाहता है कि दीप पार्टनर बन जाए, लेकिन बाकी के पार्टनर्स एग्री नहीं है, इसीलिए इसके बेटे को, दीप को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। दीप कैन नॉट बी एडमिटेड एज वरुण एंड शिवम डोंट एग्री। Varun and Tarun are of the view that Shivam should be charged interest on loan from the firm at the lending rate of the bank which is 12% per annum। देखिए, शिवम ने फर्म से लोन ले रखा है 50,000 रुपए का, और वरुण और तरुण चाहते हैं कि उस लोन पर इससे शिवम से 12% की रेट से इंटरेस्ट लिया जाए। ये देखिए आप मैटर नंबर 7 है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। अगर फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया हुआ है तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर विल नॉट बी चार्ज। तो शिवम से कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम शिवम। डी वाला दिया है, तरुण हैज विथड्रॉन 50,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। वरुण एंड शिवम आर ऑफ द व्यू दैट तरुण शुड बी चार्ज इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। यहाँ पर तरुण ने 50,000 फर्म में से निकाले हैं पर्सनल यूज के लिए, इसे कहते हैं हम ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, आप देख सकते हैं मैटर नंबर 4 है। तो यहाँ पर तरुण ने जो 50,000 निकाले हैं, वरुण और शिवम चाहते हैं कि 10% इंटरेस्ट लिया जाए इस ड्राइंग पर उससे, लेकिन नहीं लिया जाएगा क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्लियरली लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, हर्षद एंड धीमान आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2022। No partnership agreement was made. They contributed 4 lakh and 1 lakh respectively as capital। तो देखिए, हर्षद और धीमान पार्टनर हैं 1 अप्रैल 2022 से। पार्टनरशिप एग्रीमेंट मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है। हर्षद ने 4 लाख और धीमान ने 1 लाख रुपए एज अ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इन एडिशन, हर्षद हैड गिवन लोन ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2022। इसके कैपिटल के अलावा हर्षद ने फर्म को 1 लाख रुपए का लोन भी दिया हुआ। कब दिया है ये लोन उसने फर्म को? 1 अक्टूबर 2022 को। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस, हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम 1 अगस्त 2022 टू 30 सितंबर 2022। तो हर्षद बीमारी की वजह से 1 अगस्त से 30 सितंबर मतलब 2 महीने वो फर्म की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया है। फर्म को प्रॉफिट हुआ है 31 मार्च 2023 को जो ईयर एंड हुआ है 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब देखिए, इस प्रॉफिट को बांटना भी है, लेकिन डिस्प्यूट हो गए हैं हर्षद और धीमान के बीच में, दोनों अलग अलग क्लेम कर रहे हैं। तो क्या क्या है, हमें उसका सॉल्यूशन देना है। देखिए, हर्षद क्लेम्स, हर्षद क्या कह रहा है,
ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। हर्षद कह रहा है कि उसे 10% इंटरेस्ट चाहिए, एक तो कैपिटल पे और दूसरा हर्षद ने जो फॉर्म को लोन दे रखा है उस पर। तो देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में आप देखिए मैटर नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड। तो हर्षद को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो उसने लोन दे रखा है उस पर उसे 6% की रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ये आप देखिए मैटर नंबर 1। दूसरा देखिए, हर्षद कह रहा प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, क्योंकि हर्षद की कैपिटल ज्यादा है, इसीलिए वो चाहता है कि कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो, जिससे कि उसको ज्यादा प्रॉफिट मिले। लेकिन आप देखिए, आपका ये मैटर नंबर 2 है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इक्वल। तो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, तो इसका जो क्लेम है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। अब देखिए धीमान का क्या क्लेम है। इसका पहला है कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ये कह रहा प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। हिज क्लेम इज राइट दैट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली, क्योंकि पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 मैटर नंबर 2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है, तो इसका ये क्लेम जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। सेकेंड, he should be allowed 2000 per month as remuneration for the period he managed the business in the absence of हर्षद। ये कह रहा है कि इसको 2000 रुपए पर मंथ रेमुनरेशन मिलना चाहिए उस समय के लिए जब उसने हर्षद की एब्सेंस में बिजनेस को अकेले मैनेज किया था, क्योंकि हर्षद 2 महीने के लिए ड्यू टू इलनेस पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था बिजनेस में, मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। तो लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एक्ट 1932 मैटर नंबर 5, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स नॉट अलाउड। किसी भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन नहीं दिया जा सकता है, तो नो रेम्यूनरेशन विल बी अलाउड टू धीमान। इसके बाद थर्ड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड एट 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड, बट इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड एट 6% पर एनम। तो इसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कह रहा है 6%, वो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये मैटर नंबर 3 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अलाउ नहीं किया जाता है। हाँ, लोन पर 6% पर एनम इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए एक और बात कहा है कि ये डिस्प्यूट तो हमने सॉल्व कर दिया, ऑल्सो प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं सीखा है, तो इस क्वेश्चन को का जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनना है वो हम अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि हम अगले वीडियो में पहले P&L एप्रोप्रिएशन बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम इसका P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे और आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे।